लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें रिफ्रैक्शन के दो लॉ पता है। पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे तथा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द सरफेस ऑफ द बाउंड्री, ये तीनों एक ही प्लेन में होता है। तथा दूसरा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस तथा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका रेशियो किसी दो मीडियम के पेयर के लिए और एक वेवलेंथ के लिए, लाइट के वेवलेंथ के लिए ये कांस्टेंट होता है, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इस वीडियो में हम हाइजेंस प्रिंसिपल से सेकेंड लॉ, जो कि स्नेल्स लॉ है, उसे प्रूव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने एक बाउंड्री अज्यूम किया, दो मीडिया के बीच का बाउंड्री। तो ये हुआ हमारा मीडियम 1 तथा ये रहा मीडियम 2। और ये जो सरफेस दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, ये बाउंड्री है दोनों मीडियम के बीच का बाउंड्री P डैश्ड। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मानते हैं N1 तथा दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चलिए मानते हैं N2। ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N1 है पहला मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तथा N2 है दूसरे मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और P डैश्ड उन दोनों मीडियम का सेपरेटिंग बाउंड्री। हमने दो लाइट रे अज्यूम किया। एक लाइट रे A डैश्ड A, जो कि A पॉइंट पे इंसिडेंट करता है, तथा दूसरा B डैश्ड C, जो कि C पॉइंट पे इंसिडेंट करता है। हमें पता है कि वेव फ्रंट लाइट रेज पे परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों लाइट रेज अगर पैरेलल लाइट रेज है तो ये वेव फ्रंट एक स्ट्रेट लाइन वेव फ्रंट होगा, या फिर कहे तो प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो ये रहा हमारा वेव फ्रंट। चलिए मानते हैं ये वेव फ्रंट है A B, अर्थात यहां पर A B B डैश्ड C पे या B डैश्ड B पे परपेंडिकुलर होगा। यहां हमने एक नॉर्मल अज्यूम किया, वो नॉर्मल है N डैश्ड N। हमें पता है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम I से डिनोट करते हैं। तो ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अगर बहुत ध्यान से देखा जाए इस फिगर में, तो ये एंगल भी होगा I। देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले देखें, ये वेव फ्रंट ए बी अगर ये B डैश्ड C पे या BC पे परपेंडिकुलर होगा तो ये A डैश्ड A पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये वेव फ्रंट ये लाइट रेज पे परपेंडिकुलर होगा। यहाँ A डैश्ड A भी एक लाइट रे है और B डैश्ड C भी लाइट रे है। तो A B वेव फ्रंट अगर B डैश्ड C पे परपेंडिकुलर होगा तो A डैश्ड A पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये एंगल बना 90 डिग्री का। कौन सा एंगल? A डैश्ड A B, ये एंगल बना 90 डिग्री का। तो ये एंगल कुछ ऐसा बनेगा, N डैश्ड A B एंगल कुछ ऐसा बनेगा कि I और उसका जोड़ होगा 90 डिग्री, अर्थात ये एंगल बन गया 90 डिग्री माइनस I। चूंकि N डैश्ड A
P डैश पे परपेंडिकुलर है, अर्थात हम कहेंगे ये एंगल 90 डिग्री, एन डैश ए सी एंगल 90 डिग्री। उनमें से एन डैश ए बी का मान अगर 90 डिग्री माइनस आई हुआ तो इस पूरे एंगल को 90 डिग्री बनने के लिए ये एंगल बनेगा आई। अगर हम इसे एलाबोरेटली लिखे तो कुछ ऐसा होगा, एंगल ए डैश ए बी इज इक्वल टू, ये किन दोनों एंगल्स का जोड़ है, ये जोड़ है ए डैश ए एन डैश, ध्यान से देखें ये एंगल तथा एन डैश ए बी का जोड़ है। चूंकि फिगर के हिसाब से ये 90 डिग्री होगा और ए डैश ए एन डैश का मान है आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हम एन डैश ए बी का मान पता कर सकते हैं। कैसे? वो होगा इक्वेशन के हिसाब से देखें, इक्वेशन से हमें मिलेगा एन डैश ए बी, ये होगा 90 डिग्री माइनस आई। अब देखें ये एंगल एन डैश ए सी किन दो एंगल्स का जोड़ है? ये जोड़ है एंगल एन डैश ए बी तथा एंगल बी ए सी का। ये एंगल किन दोनों एंगल्स का जोड़ है? इसका तथा इसका। फिगर के हिसाब से एन डैश ए सी, चूंकि एन डैश ए नॉर्मल है ए सी पे, तो ये 90 डिग्री बराबर एन डैश ए बी का मान हमने इक्वेशन 1 से पता किया। तो इक्वेशन 1 से वैल्यू अगर हम पुट करते हैं एन डैश ए बी का, तो हम कहेंगे ये कितना, ये है 90 डिग्री माइनस आई जोड़ एंगल बी ए सी। तो यहां 90 और 90 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचा हुआ रहेगा माइनस आई प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू आई। ये बना हमारा इक्वेशन 2। तो ये एंगल कितना, ये एंगल आई। हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से ये वेव फ्रंट जब ये इंसिडेंट कर रहा है इस पी डैश बाउंड्री पे, तो इसका हर एक पार्टिकल, हर एक पॉइंट सोर्स ऑफ वेव की तरह बिहेव करेगा और हर एक पॉइंट से लाइट या सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से इमर्ज करेगा या फिर बाहर निकलेगा। यहां पर 2 पॉइंट ही हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। हमने माना ए भी सोर्स की तरह काम कर रहा, बी भी सोर्स की तरह काम कर रहा। अर्थात ए से, चूंकि यहां पर दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो अब वेवलेट्स इधर आगे बढ़ेंगे। ए सोर्स बन गया तो वेव इधर आगे बढ़ेगा और बी से भी उसी तरह का वेवलेट्स जनरेट हुआ और वो आगे बढ़ा। बी से वेवलेट्स जब सी तक पहुंचता है तब तक ए से भी वेवलेट्स कुछ आगे तक पहुंचेगा। चूंकि दोनों का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है, हमने माना दोनों मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यथा N1 और N2 है। चलिए हम मान लेते हैं कि N2 इज ग्रेटर देन N1। N2 इज ग्रेटर देन N1 अर्थात N2 ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और N1 ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। तो हमने ये माना कि जब B सोर्स बना और A भी सोर्स बना, B से वेवलेट्स
जनरेट होके सी तक पहुंचा, तब तक ए से भी वेवलेट्स जनरेट होके कुछ आगे बढ़ेगा, मीडियम 2 में ट्रेवल करेगा वो, लेकिन वो उतना दूर नहीं चल पाएगा जितना कि बी से सी की दूरी है, क्योंकि हमें पता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है। अर्थात बी से अगर लाइट रे इतना दूर पहुंच पाया तो ए से लाइट रे उससे कम ही दूरी तय कर पाएगा, अर्थात कुछ इतना दूर तय कर पाएगा लाइट रे, या फिर वेव कह सकते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। जब तक सेकेंडरी वेवलेट्स बी से सी तक पहुंच गया तब तक सेकेंडरी वेवलेट्स ए से कुछ आगे बढ़ेगा, लेकिन उतना दूर नहीं बढ़ पाएगा जितना कि बी से सी की दूरी है। चलिए देख लेते हैं ये कितना दूर बढ़ पाता है। सो एक वेवलेट बना, उसका एक पार्ट देख रहे हैं हम सेकेंडरी वेवलेट का, पूरा सेकेंडरी वेवलेट नहीं देख रहे हैं। सो उसी का एक पार्ट है एस एस डैश्ड। सो ये रहा हमारा सेकेंडरी वेवलेट एस एस डैश्ड, जो कि ए से निकला और उतने ही देर में ये वेवलेट एस एस डैश तक पहुंचा जब तक बी से वेवलेट निकल के सी पॉइंट तक पहुंचा। हम यहां अज्यूम करते हैं लाइट का स्पीड इस मीडियम में है v1 और दूसरे मीडियम में, मीडियम 2 में लाइट का स्पीड है अब अगर B से C तक पहुंचने में टाइम लगा लाइट को टाउ, हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है v1 और टाइम है टाउ, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसी समय में डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो कि bc के बराबर है वो होगा v1 टाउ। सो हम कह सकते हैं कि bc टाउ है टाइम टेकन, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिख रहा हूं, टाइम टेकन, कौन सा टाइम टेकन, जब तक B से वेवलेट C तक पहुंचता है और A से वेवलेट S S डैश तक पहुंचता है। सो टाइम टेकन किसका टाइम टेकन, B से C तक और पॉइंट A से वेवलेट निकल के S S डैश आर्क तक। सो इससे हम कह सकते हैं कि BC बराबर लाइट का स्पीड v1 और टाइम टाउ। चूंकि दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड v2 है और वही टाउ टाइम में ही हमने पहले ही माना था जब तक वेवलेट्स B से निकल के C तक पहुंचता है उसी समय में वेवलेट्स A से निकल के S S डैश तक पहुंचता है, अर्थात टाइम टेकन वही टाउ। तो हम कहेंगे A से लेके S तक या A से लेके S डैश तक, ये दूरी होगी v2 टाउ। अगर हम वेव फ्रंट पता करना चाहते हैं, लेटर टाइम में वेव फ्रंट पता करना चाहते हैं, तो हम सेकेंडरी वेवलेट्स पे कॉमन टेंजेंट खींचते हैं। तो जब तक वेवलेट B से C तक पहुंचा, अब मान लीजिए वेवलेट यहां तक पहुंच चुका है और ये वेवलेट A से S S डैश तक पहुंचा, तो अब C भी एक सोर्स की तरह काम करेगा। C जब सोर्स की तरह काम करेगा, जिस पॉइंट ऑफ टाइम में वेवलेट B से जस्ट C तक पहुंचा उसी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर C सोर्स होता है तो C का बना हुआ वेव फ्रंट कैसा दिखेगा, ये एक पॉइंट वेव फ्रंट होगा, बिल्कुल पॉइंट वेव फ्रंट होगा। तो इन दोनों वेव फ्रंट्स को, नए वेव फ्रंट्स को अगर हम टेंजेंट से जोड़ देते हैं तो हमें जो मिलेगा वो होगा उस समय बना वेव फ्रंट। सो इन वेवलेट्स पे कॉमन टेंजेंट खींचते हैं। कौन सा वेवलेट, एक तो पॉइंट वेवलेट है C और दूसरा वेवलेट है S डैश S। उस वेवलेट का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है S डैश S। हमने उन दोनों को एक कॉमन टेंजेंट से जोड़ दिया। इस पॉइंट को मानते हैं E
जिस पॉइंट पे एस एस डैश पे टेंजेंट खींचा गया उस पॉइंट को हम P मानते हैं। अब अगर इस P पॉइंट को A से जोड़ दिया जाए तो ये था हमारा पॉइंट P। अगर P पॉइंट को A से हम जोड़ देते हैं तो हमें जो मिलता है ये नया लाइट रे होगा, ये होगा रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ध्यान से देखें, ये एंगल है 90 डिग्री का और हमें पता है अगर वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर कोई स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो उस स्ट्रेट लाइन को हम लाइट रे कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है लाइट रे पे परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट। सो ये बन गया हमारा एक लाइट रे। कौन? ए क्यू। सो ए क्यू बना हमारा नया लाइट रे रिफ्रैक्ट करने के बाद दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता हुआ लाइट रे। सो ये जो एंगल मिलेगा हमें, एंगल एन ए क्यू, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये एंगल ए सी पी ये भी होगा आर के बराबर। कैसे? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखें कि यहां पर एंगल NAC बना कैसे। NAC एंगल होगा दो एंगल का जोड़, NAQ एंगल NAQ और एंगल QAC। यहां पर देखें एंगल NAC जो कि NA नॉर्मल है किस पे? PP डैश पे, तो एंगल NAC होगा 90 डिग्री का, तथा एंगल NAQ जिसे हम R कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके साथ अगर हम एंगल QAC को जोड़े तो हमें मिलेगा 90 डिग्री। अब देखा जाए एंगल QAC इस इक्वेशन के हिसाब से ये होगा 90 डिग्री माइनस R। इसे अगर हम इक्वेशन 3 कहते हैं, ये रहा हमारा इक्वेशन 3। सो अब देखें ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल पे? ट्रायंगल APC ट्रायंगल में हमें पता है इंटरनल एंगल्स का जोड़ एक ट्रायंगल का होता है 180 डिग्री। यहां पर देखें इसके 3 इंटरनल एंगल्स कौन कौन से हैं। एक तो इंटरनल एंगल देखें, पहला एंगल APC ये एंगल, दूसरा एंगल PAC ये एंगल जिसका मान हमने यहां पर पता किया है। PAC और QAC दोनों बराबर है। जो एंगल PAC है वही एंगल QAC है जिसका मान है 90 डिग्री माइनस R, तथा तीसरा एंगल है एंगल ACP। इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री। इसमें से देखें एंगल APC होगा 90 डिग्री, हमने पहले ही देखा फिगर में, यहां देखें 90 डिग्री है, जोड़ एंगल PAC जो कि है एंगल QAC के बराबर और जिसका मान है 90 डिग्री माइनस R, जोड़ एंगल ACP। इसका मान हमें ज्ञात करना है। किसके बराबर है? ये सारे 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर देखें 90 डिग्री और 90 डिग्री का जोड़ होता है 180 डिग्री, जो कि राइट हैंड साइड के 180 डिग्री को कैंसिल कर देंगे। बचा हमारे पास क्या? बचा माइनस R प्लस एंगल ACP इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे एंगल ACP इज इक्वल टू R। तो देखा जाए यहाँ पर एंगल ACP जो कि ये एंगल है किसके बराबर? R के बराबर। अब देखें हमें कंपेयर करना है दो ट्रायंगल को।
अब हमारे पास देखिए दो ट्रायंगल है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहला हमारा ट्रायंगल है ट्रायंगल ACP। ट्रायंगल ACP में ध्यान से देखें तो साइन R का वैल्यू होगा इस ट्रायंगल में। अगर उसी ट्रायंगल को मैं रीड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये है A, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है C, ये है एंगल R और ये एंगल है 90 डिग्री का। तो अगर मैं कहूं साइन R, इसका मतलब होगा AP बाई AC। सो इसका मतलब हुआ AP बाई AC। ओके, अब हमारे पास देखें दूसरा ट्रायंगल। क्योंकि हम स्नेल्स लॉ को प्रूव करना चाहते हैं तो कहीं से हमें साइन R को इंट्रोड्यूस करना होगा। अब देखें दूसरा ट्रायंगल में, दूसरा ट्रायंगल कौन? इन ट्रायंगल ABC। ABC से देखें हमें साइन I का वैल्यू मिलेगा। अगर मैं ट्रायंगल ABC को रीड्रॉ करूं तो ये है AB, ये है BC और ये रहा AC। तो ये रहा AC तथा ये B। ये कोण 90 डिग्री का, ये एंगल I। हमें पता है साइन थीटा या फिर साइन I यहां पर हाइपोटेनस, जो कि ये है हाइपोटेनस, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है BC, तो हम कहेंगे साइन I इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय यहां पर हमने दो पॉइंट को P मान लिया था फिगर में, तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए मैं तो कहूंगा ये जो हमने जो सरफेस माना था P डैश्ड, चलिए उस सरफेस को P डैश्ड न रख के, देखिए P और P में कन्फ्लिक्शन हो रहा है, P और P। तो मैं एक P को चेंज कर देता हूं क्योंकि इस P को मैंने यूज नहीं किया। आई डोंट थिंक हमने कहीं इस P को यूज किया है। तो हम इसे चेंज करके P डबल डैश्ड कर देते हैं। अब कन्फ्लिक्शन हट गया। वेल, सो अब साइन I देखें, इस ट्रायंगल से साइन I होगा BC डिवाइडेड बाय AC, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सो BC डिवाइडेड बाय AC। अब देखें, अगर दोनों को मैं कंपेयर करता हूं, साइन I और साइन R को, चलिए अगर डिवाइड कर देते हैं, यहां हमें दो इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 5। क्योंकि स्नेल्स लॉ याद कीजिए ये होता है साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कहते हैं। दैट मीन हमें डिवाइड करना है, इक्वेशन 5 से इक्वेशन 4 को डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 4 रादर इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 4, तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। हमें मिला क्या? हमें मिला साइन I डिवाइडेड बाय साइन R इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC, जो कि है साइन I का वैल्यू, होल डिवाइडेड बाय AP डिवाइडेड बाय AC।
अर्थात इसका जो वैल्यू बनेगा वो होगा BC डिवाइडेड बाय AP, क्योंकि ये दोनों AC और AC एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो sin I बाई sin R इज इक्वल टू BC बाई AP। अब यहां देखे AP, हमने यहां AS का वैल्यू ज्ञात किया था। यहां देखे AS का वैल्यू हमने ज्ञात किया था जो कि है V2 टाउ। बहुत ध्यान से देखे तो चूंकि ये सेकेंडरी वेवलेट है, कौन, SS डैश्ड आर्क, और उसी आर्क में P पॉइंट भी है, तो ये एक सर्कुलर वेवलेट का ही पार्ट है। SS डैश्ड एक सर्कुलर वेवलेट्स का ही पार्ट है। और उस वेवलेट का सेंटर कौन, उस वेवलेट का सेंटर ध्यान से देखे तो ये पॉइंट A, अर्थात A से S की जो दूरी होगी, A से S की जो दूरी, वही दूरी होगी A से S डैश्ड की, और वही दूरी होगी A से P की। तो हम कहेंगे ये AS ये बराबर है किसके, AP का। सो हम कहेंगे AP भी V2 टाउ, क्योंकि AP इज इक्वल टू AS। अगर AS V2 टाउ होता है तो AP भी होगा V2 टाउ। सो जब हम वैल्यू यहां पुट करते हैं तो BC का वैल्यू यहां से देखें, BC का वैल्यू है V1 टाउ, और AP का वैल्यू है V2 टाउ। तो sin I बाई sin R इज इक्वल टू अतः sin I बाई sin R इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V2। हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का माना था N1, और हमने ये भी माना था कि N1 मीडियम में लाइट का स्पीड है V1। तो हमने देखिए यहां पर माना था, यहां लाइट का स्पीड है इस मीडियम में V1, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N1 माना था। तो हमें पता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ये होगा किसके बराबर, वैक्यूम में लाइट के स्पीड डिवाइडेड बाय उस मीडियम में लाइट के स्पीड के बराबर। अर्थात हम कहेंगे V1 इज इक्वल टू C बाय N1। अगेन N2 is equal to C divided by V2, अर्थात V2 is equal to C by N2। अब देखें V1 और V2 का वही वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन का नाम देना हम भूल गए थे, ये है इक्वेशन 6। अगर इक्वेशन 6 में हम V1 और V2 का वैल्यू इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 से पुट करते हैं तो हमें मिलता है हेंस, देखते हैं हमें क्या मिला, sin I बाय sin R ये बराबर होगा, जैसे कि इक्वेशन 6 में दिख रहा V1 बाई V2। हम अगर V1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लाते हैं, कहाँ से, इक्वेशन 7 से। अगर V1 का वैल्यू लाते हैं तो वो क्या है, देखिए V1 का वैल्यू है C
बाय n1 c बाय n1 और v2 का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 8 से लाते हैं तो वो है c बाय n2, अर्थात हमें साइन i बाय साइन r का वैल्यू मिला n2 बाय n1 और इस n2 बाय n1 को ही कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। उसी को हम लिखते हैं साइन i डिवाइडेड बाय साइन r इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1 होता है n2 जो कि है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, n1 जो कि है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इन दोनों का रेशियो होता है एब्सोल्यूट माफ कीजिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। यही होता है स्नेल्स लॉ और यही होता है सेकंड पार्ट या सेकंड पॉइंट ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रहा हमारा स्नेल्स लॉ और इसे हमने प्रूव किया हाइजेंस प्रिंसिपल से।